हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार शिक्षक नियमावली 2023, जो बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसमें ये मैं बात करूंगा कि इसमें क्या प्रावधान है, इसकी नियमावली का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि जो बहाली का प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होंगे और इसके एग्ज़ाम कौन लेगा, कब लेगा। अभी पैटर्न की बात मैं नहीं करूँगा इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, यह अधिसूचना जारी किया गया है। 11 नंबर 1/2/2023 का है ये, और ये पटना से निकला है 10/4/2023 को। कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उसके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी कहता है कि अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा ये बनाया गया है ना, इस पर ध्यान देंगे। कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, यानी कि ये सबका क्लासिफाई किया गया है कि प्राथमिक किसे कहेंगे, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किसे कहेंगे, इस पर हम आते हैं अभी। कहता है संक्षिप्त नियमावली, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। यानी आप कहें तो इसका नाम जो है वो यूं समझ ले आप कि यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी, है ना। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी पूरे बिहार राज्य में यह नियमावली जो होंगे वो मान्य होंगे। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, है ना। राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जब ये प्रकाशित कर दिए जाएंगे, कैबिनेट की बैठक हो गई, अब इसकी ऑफिशियल जानकारी आ जाएंगी। परिभाषाएं, अब हम अभी बात कर रहे थे कि किसको हम प्राथमिक कहेंगे, किसको हम मध्य कहेंगे, माध्यमिक कहेंगे, उच्च कहेंगे, तो उसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। कहता है सरकार से अभिप्रेत है, यानी कि बिहार सरकार की बात है। यानी कि ये ना हो कि झारखंड सरकार, उड़ीसा सरकार, भारत सरकार, ही नहीं, ये एक स्पेशल है और वो बिहार राज्य में ही ये लागू होंगे। यानी ये जो नियमावली बनाए गए हैं वो बिहार में विद्यालय में अध्यापक की बहाली के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ये जो नियमावली है ये या तो बिहार के अन्य राज्यों में एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ दूसरे नियमावली हैं, और भारत सरकार में भी दूसरे नियमावली हो सकते हैं। लेकिन जिस नियमावली की जो हम बात कर रहे हैं, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी, यह ओनली फॉर बिहार स्टेट में लागू होंगे। फिर कहता है प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, है ना। यहाँ भी लेटर में आप देख रहे होंगे शिक्षा विभाग से ही लेटर जारी किया गया है। फिर कहता है विद्यालय से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं। अब हम आते हैं कि किस विद्यालय को कैसे परिभाषित किया जाता है। जैसे इसमें है राजकीय, राजकृत, प्रोजेक्ट, तो आप कहता है देखिए प्राथमिक विद्यालय, ध्यान से देखेंगे ताकि इसमें परिभाषाएं भी आपकी क्लियर हो जाए। कहता है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से अभिप्राय ये है कि वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती हो, यानी 1 से 5वीं तक के लिए, तो हम इसको प्राथमिक कहते हैं। फिर कहता है मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय में कहता है इससे अभिप्राय यह है कि यह विद्यालय जहां 1 से 8 अथवा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ समझने की बात है, मध्य विद्यालय दो तरह के होते हैं, या तो जहां सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है, या फिर कुछ मध्य विद्यालय ऐसे हैं जहां 1 से ले करके 8वीं तक की पढ़ाई होती है
है ना, इस चीज़ को ध्यान देंगे। उसके बाद कहता है प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय, देखिएगा दोनों में क्या कोरिलेशन है। इससे अभिप्राय है विद्यालय जहां 1 से 8 अथवा 6 से 8 अथवा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। यानी यूं कह लिया जाए कि प्राथमिक विद्यालय जहां सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, और मध्य विद्यालय जिसमें या तो 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है या 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। और फिर कहता है प्रारंभिक विद्यालय का मतलब हुआ कि कक्षा 1 से 8 अथवा 6 से 8, यानी कि मध्य विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय में रिलेशन बन रहा है। अब कहता है माध्यमिक विद्यालय, कहता है माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है कि राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या, है ना, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, राजकीय राजकृत या प्रोजेक्ट कन्या, या कहता है उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती हो, यानी इसको माध्यमिक विद्यालय की कैटेगरी में रखा गया है। फिर कहता है उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या, उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है, उसको हम उच्च माध्यमिक की कैटेगरी में रखते, हम नहीं सॉरी, यानी कि सरकार का एक गाइडलाइन है, इसको उच्च माध्यमिक की श्रेणी में रखा जाता है जहां 12वीं तक की पढ़ाई होती है ना। फिर कहता है जिला परिषद से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद, यानी एक विद्यालय में ऐसे भी होते हैं जिसमें जिला परिषद के कैटेगरी होते हैं, उसमें भी बहालियां होती हैं। फिर कहता है पंचायत समिति से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति जो होंगे। फिर कहता है ग्राम पंचायत से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत। नगर निकाय से अभिप्रेत है शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत आते हैं। फिर कहता है संवर्ग से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। इससे अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक संवर्ग होगा। नियुक्ति का प्रकार से अभिप्रेय है संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी उसके नोडल होंगे। अनुशासनिक पदाधिकार से अभिप्रेत है जो पदाधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो, कहता है अनुशासनिक पदाधिकार से अभिप्रेत है जो पदाधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो, यानी जो नियुक्ति देंगे जिसके पास ये अथॉरिटी होगा नियुक्ति करने का, उसी को हम अनुशासनिक पदाधिकार बोलेंगे। अपीलीय पदाधिकार से अभिप्रेय है संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, यानी कि एक प्रमंडल में जो क्षेत्रीय उपनिदेशक होते हैं उनके अपीलीय पदाधिकारी यानी अपीलीय नोडल पदाधिकारी होंगे। विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक, है ना, विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत। इस नियमावली के अधीन कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक। इस नियमावली के अधीन कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक। इस नियमावली के अधीन कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक। विशेष विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है माध्यमिक उच्च माध्यमिक, यानी कहता है कि विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है कि 1 से लेकर के 12वीं तक के ही बहाली का ये नियमावली बिहार में लागू होंगे। उसके बाद कहता है प्रारंभिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कि बिहार में कहता है प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं CSWN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, है ना, इस तरह के बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो बच्चा ऑर्थो हो, हियरिंग HH हो, हेयरिंग हो, कुछ तरह का जो विकलांग हो, उस तरह के बच्चों को अनुसमर्थन देने के लिए भी अध्यापकों की बहालियां इसी कैटेगरी के यानी कि इसी नियमावली के आधार पर किया जाएगा। फिर कहता है प्रधानाध्यापक से अभिप्राय है बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति या स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 यथा संशोधित एवं बिहार राज्यकृत
राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 1983 यथा संशोधित 2006 के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य अथवा बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक या नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, यानी ये प्रधानाध्यापक की डिफिनेशन हो गई, यानी किनको किनको हम प्रधानाध्यापक कह सकते हैं। फिर कहता है प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक से अभिप्राय है बिहार राज्य के कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक। जो 2021 में जो अभी नोटिफिकेशन आया था प्रधान शिक्षक का, उनके अंतर्गत अगर कोई बहाल है तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, यानी कि इस नियमावली के पहले से जितने भी शिक्षक बहाल हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाए। कहता है इससे अभिप्राय है बिहार जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 प्रोन्नति, स्थानांतरण, प्रशासनिक कार्रवाई सेवा 2020 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, यानी कि इतने तरह के जो भी, यानी कि इनमें कह लीजिए जितने भी अभी बिहार में जो 94-95 यानी बीपीएससी वाले बैच को छोड़ करके लगभग को आप नियोजित की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि पूर्व से जितने भी अभी जो बहाल हैं बिहार में उनको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी नियोजित शिक्षक को रख सकते हैं। फिर कहता है शिक्षकेतर कर्मी से अभिप्राय क्या है। कहता है राज्य सरकार के विद्यालय में कार्यरत कर्मी जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं है उन्हें हम शिक्षकेतर कर्मी कहेंगे, यानी कि बिहार राज्य के विद्यालय में कार्यरत कर्मी जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हो, यानी वो शिक्षण कार्य नहीं करते हो, है ना। अब कहता है विश्वविद्यालय से क्या अभिप्राय है। अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय किसको कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्राय है राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करने वाली परिषद। पात्रता परीक्षा से अभिप्राय है बिहार सरकार एवं अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्ग या संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा को ही पात्रता परीक्षा कहते हैं, जैसे सी टेट, बी टेट, जे टेट, यानी जो राज्य अगर लेती हो गई बिहार टेट तो बी टेट के नाम से जानते हैं, सेंट्रल टेट अगर लेती है तो सी से सी फॉर सेंट्रल, टेट फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना, टेस्ट जो होता है। शिक्षक प्रशिक्षण से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीए से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डीएलएड, बीएड, बीएएड,
बीएससी एड की उपाधि या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की उपाधि या बीएड या बीएससी एड की 4 वर्षीय डिग्री या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक या बीपीएड अथवा उसके समतुल्य अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड बीएड बीपीएड बीएससी एड की उपाधि, साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अहर्ता रखते हो। यानी शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि इतने तरह के प्रशिक्षण में से कोई भी अगर आपके पास एक हो तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर कहता है स्पष्टीकरण, शिक्षा प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी जो ऊपर में जो दिया हुआ है यहाँ पे इतने तरह में, इसमें से किसी भी कहीं पर विरोधाभास होगा तो आप जब अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील करेंगे तो अंतिम जो होगा यानी किसके फैसले को माना जाए तो उसमें जो है वो एनसीटीई यानी कि एनसीटीई जो है ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है काउंसिल है, यानी इसका फैसला जब तक नहीं आ जाता है तब तक आपका मामला जो है वो प्रक्रियाधीन होगा, या फिर जब तक यानी कि अंतिम फैसला एनसीटीई का होगा, वो जो फैसला देगी वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आयोग से अभिप्राय है इस नियमावली के अधीन संवर्गों में नियुक्ति की अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया कोई आयोग, यानी कि आयोग मतलब जैसे बीपीएससी बीएसएससी है ना, यानी कि जो वैसे आयोग जो एग्जाम को क्या करते हैं कंडक्ट करवाते हो, यानी कि उसी को हम आयोग बोलते हैं। उसके बाद कहता है संवर्ग का गठन, शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय राजकृत बुनियादी विद्यालय राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्ति होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा, है ना, ये संवर्ग है, कोटि उन्हीं का है। संवर्ग का गठन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर पर होगा, यानी कोई भी जो बहाली होगी वो संवर्ग जिला संवर्ग का कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। यानी कि अब तक की जो बहालियाँ हो रही थी वो जो बहालियाँ थी वो पंचायती राज संवर्ग के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब जो होगा वो ज़िला संवर्ग में होगा, यानी कि पूरे ज़िले के हिसाब से इसमें बहालियाँ होंगी। कहता है विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, है ना। सीधी नियुक्ति मतलब यानी कि जो आहर्ता है वो आहर्ता अगर आप रखते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्ट आपको नियुक्ति पत्र दे करके आपसे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। कहता है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य आहर्ता एवं निम्नवत होगी, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होंगे वो देखते हैं। भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, है ना, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, यानी देश के अन्य राज्य से इनका संबंध नहीं हो, यानी कि दूसरे राज्य वाले इसमें नहीं बैठ सकेंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान होगा। कहता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, है ना, सीटेट बीटेट इसमें आपको उत्तीर्ण होना है। फिर कहता है परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको नोट करेंगे। कहता है कि
परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा, है ना, उसमें नहीं होगी। यानी कि जो 2012 से पहले के शिक्षक हैं, बहाली हो गई उनकी, वो सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा करने की बाध्यता नहीं होगी। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। विषय विशेष के लिए यानी कोई अंग्रेजी के टीचर हो, कोई उर्दू के टीचर हो, कोई संस्कृत के हो, तो उनके लिए जो है विभाग द्वारा समय समय पर अर्हता का निर्धारण किया जाएगा। आयु में आते हैं, देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये आयु। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को, यानी जिस साल नियुक्ति होनी है उस साल के 1 अगस्त को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए, है ना। यानी कि प्रारंभिक विद्यालय में बहाल होने के लिए, सेवा देने के लिए कम से कम जिस वर्ष नियुक्ति होगी उस वर्ष न्यूनतम आयु जो है वो 1 अगस्त को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो आप अंडर एज आएंगे, आपकी बहाली नहीं होगी। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रारंभिक विद्यालय में 18 वर्ष न्यूनतम आयु है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु जो होंगे वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। कहता है कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाएगी। यानी कि अधिकतम आयु की बात करता है, ये न्यूनतम आयु 18 वर्ष प्रारंभिक विद्यालय में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 21 वर्ष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अब जो एज में जो छूट है, एज रिलैक्सेशन के लिए, वो जो है वो बिहार सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है कि अंतिम जो सर्विस में आने के लिए अंतिम एज की जो गणना है वो कितना है, वो सेम रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी, जिस निर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई हो। ध्यान दीजिएगा इसको। इस नियमावली में प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दे होगी, जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट दे होगी, है ना। जो यानी इस नियमावली के आने से पहले अगर जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की होंगी उनको इस नियमावली के आ जाने के बाद यानी इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद 10 वर्ष की छूट दे होगी। परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, कहता है परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। ध्यान दीजिए, अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो एस्पिरेंट जो हैं वो अगर पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं इस नियमावली के पहले जो पास किए हुए हैं उनके लिए ये ऑप्शन होगा कि उनके नियम में, उनके उम्र में 10 साल की छूट मान्य होगा। लेकिन जो पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो अभी कार्यरत बिहार में जो प्रेजेंट में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी शिथिल यानी उनके ऊपर अधिकतम आयु का जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होगा। यानी कि हो सकता है ऐसा भी कि
कि कोई ऐसे टीचर हो जिनकी सर्विस मात्र 5 साल और बच रही हो, किन्हीं के 2 साल बच रहा हो, किन्हीं का 10 साल बच रहा हो, तो वो इस स्थिति में ये होगा कि उनका जो एग्ज़ाम में बैठने का जो उम्र है वो निकल चुका है। तो इस स्थिति में जो कार्यरत है यानी डिपार्टमेंट में जो हैं अभी बने हुए, उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा जो है वो शिथिल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जब मर्जी चाहे जिस उम्र में आप हैं उसी उम्र में आप एग्ज़ाम में बैठ करके अगर आपके अंदर वो सलाहियत है तो आप क्वालिफाई कीजिए एग्ज़ाम को, आपको जो है इससे अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब आरक्षण की बात करता है। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया जाएगा। कहता है परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि के एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया जाएगा। अगर मान लिया कि 100 वैकेंसियां हैं तो उसमें 50 जो होंगे, 50 पर जो नियुक्तियां होंगी वो महिला अभ्यर्थियों के लिए वो रिजर्व है और 50 पुरुष के लिए। लेकिन कहता है संख्या विषम होने की स्थिति में, हो सकता है 100 ना होकर कि 101 हो, तो 101 में 50 सीट जो होंगे वो पुरुष के लिए होंगे और 51 सीट जो होंगे वो महिला अभ्यर्थियों के लिए होंगे। उसके बाद कहता है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाए। इस प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग से संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना का मतलब देखिए, समझिए क्या होता है। अधियाचना का मतलब होता है मांग है ना, अधियाचना यानी कहता है जिला शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी कि आयोग को जो मांग है वो आवश्यकता अनुसार भेजी जाएगी। अधियाचना का मतलब मांग होता है, मांग करना। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा। आयोग द्वारा विज्ञप्ति आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न अभी नहीं आया है, ये तो अभी नियमावली आया है। अभी इसका संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने आने के बाद सारे डिटेल्स जो है वो आएंगे। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। यानी कि उसके विवेक पर निर्भर करेगा, आयोग के विवेक के निर्भर करेगा कि परीक्षा के लिए क्या अर्हता को रखा जाए। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी होंगे इस नियमावली के अनुसार 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकता है। अगर आप 3 अटेम्प्ट में आपसे अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आप फिर इस अध्यापक परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे फॉर एवर, यानी फिर आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर
की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यह आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों का उपयोग करता हो। यानी कि तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन न हो जाए। कहता है के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग किया जा सकेगा। नियम 7 में आप इसको देख लेंगे प्रक्रिया का। फिर कहता है प्रमाण पत्रों की जांच। नियुक्ति प्राधिकारी यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्रों की सहित अन्य प्रमाण पत्रों यथा आवश्यक जांच करा लेंगे, परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है। यानी कि कार्य को देखते हुए औपबंधिक यानी कि टेम्पररी ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा अवधि परिवीक्षा अवधि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अभ्यर्थियों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी, है ना। योगदान की तिथि से प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी कि नियुक्ति से 2 साल का आपका जो है वो बॉन्डिंग है कि आगे सेवा आपकी सही नहीं होगी तो 1 साल का और विस्तार किया जाएगा। अगर इस 3 साल में अगर प्राधिकार जो है वो अगर संतुष्ट नहीं होती है आपकी सेवा से तो आपको सेवा मुक्त करने का अधिकार भी उसके पास होगा। परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित संस्थित या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। संपुष्टि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। वरीयता सूची प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होगी। आपसी वरीयता समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के रूप में अनुरूप होगी। विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी। कहता स्थानांतरण विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा यानी ट्रांसफरेबल होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक प्रशासनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा। इसके लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे, वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा ही होंगे। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिले में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। यानी आप एक जिला से दूसरे जिला में जाते हैं तो उस जिला जहां आप जाना चाह रहे हैं उसी सब्जेक्ट से बहाल शिक्षक की वरीयता से आपको उसके नीचे रखा जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा। सेवा संबंधी शर्तें विद्यालय अध्यापक के पद पर वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद
बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित कराया जा सकेगा। अभी ये सिर्फ नोटिफिकेशन दिया गया है किस तरह के प्रावधान हैं, अभी बहुत सारे इसमें कमियां हैं, अभी इसको कंप्लीट नहीं माना जाए। आचरण संहिता। निर्धारित पाठ्यक्रम के सुगम एवं सुलभ ढंग से संपूर्ण करना या कराना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना या कराना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने के लिए में सक्रिय भूमिका निभाना, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा फल के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना, विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। शिकायत एवं अपील। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधित शिकायत या अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर निश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को होगी, यानी जो भी फैसला लेना होगा इस पर वो लेंगे। प्रकीर्ण। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित, बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, बिहार नगर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, फिर कहता है नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति इस नियमावली से शासित संवर्गों में उनकी नियुक्ति के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त इस नियमावली के अन्य प्रावधान के तहत कोई दावा नहीं कर सकेगा। यानी जो है इसी पर आपको संतोष करना है, आप किसी तरह के इसमें आप दावा या आपत्ति नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त उपकंडिका 1 में वर्णित, इसमें यानी जो वर्णित है, वर्णित नियमावली के अंतर्गत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्तियां नहीं की जा सकेंगी। जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है पर यह नियमावली प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी जो पूर्व में जो भी नियमावली थे शिक्षक बहाली के, इस नियमावली के इम्प्लीमेंट होने के बाद सभी को मृत घोषित किया जाएगा, यानी वो मान्य नहीं होंगे। प्रशासनिक विभाग द्वारा इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर कर सकेगी बिहार के राज्यपाल के आदेश के द्वारा, है ना। तो इस तरह के जो नियमावली जो कल आए हैं बिहार सरकार के द्वारा, ये नियमावली इतने ही थे। इसमें सभी चीज़ की डिफिनेशन को एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया गया है और इसमें यहाँ पे नीचे में एक और है कि आप इस पर किसी भी तरह का दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं। यानी ये एकदम एक्चुअल है, यानी इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता अभी के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे संघों का मांग है, यानी बिहार में जितने भी संघ है, शिक्षक संघ है, उनकी मांग है कि जो सेवा में अभी सेवारत है, कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए कुछ अलग से इसमें यथा संशोधित अगर संभव हो तो किया जाए। तो हम आशा करते हैं कि नियमावली एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप सभी को समय समय पर शिक्षक से रिलेटेड जानकारियाँ मिलते रहे।